आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 केडी के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न और प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस भाग का वीडियो का जो है लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, पहला क्वेश्चन के बारे में आप समझेंगे। एथिल एल्कोहल एवं जल के मिश्रण में भारानुसार 54% जल है। इस मिश्रण में एथिल एल्कोहल तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है मोल प्रभाज ज्ञात करना है और यहाँ पर दो जो है लिक्विड है, जल है और एथिल एल्कोहल है, और जल की मात्रा कितना परसेंट है तो 54% है। तो परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो 100 पर निकाला जाता है, जिसमें 100 में से 54% तो जल है और 46% क्या रहेगा, एथिल एल्कोहल होगा। तो यहाँ पर जो लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखाएगा जल, लिखेंगे यहाँ पर जल, और एक और लिख लेंगे यहाँ पर जो है एथिल एल्कोहल। मतलब यहाँ पर एक एथिल एल्कोहल है और एक तरफ जो है लिख लेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, जल रहेगा। तो एथिल एल्कोहल की मात्रा यहाँ पर कम है और जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जो अधिक रहता है ना उसको जो है विलायक कहा जाता है, और जो कम रहता है ना उसको विलेय कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मात्रा दिया गया है, अब जल का जो है विलायक उसको कहा जाएगा। तो विलायक का भार इसमें कितना दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर विलायक का भार जो दिया गया है, विलायक का भार, और विलायक का भार को जो ना बड़ा W से दिखाते हैं। तो बड़ा W बराबर क्या हो जाएगा, 54 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 54 ग्राम मान लिया जाएगा। या 54 जो है यहाँ पर ml मान सकते हैं, क्योंकि लिक्विड में है तो इसलिए ग्राम में भी मान सकते हैं और यहाँ ml में भी मान सकते हैं। और यहाँ विलेय जो लिखा गया ना, विलेय का जो भार है लिखेंगे यहाँ पर विलेय का भार। अब विलेय का भार जो है जब 100 में 54 यह आ गया तो विलेय का भार छोटा W दिखाते हैं, बराबर जो है 46 मान लीजिए इसको, 46 ग्राम। अगर ग्राम में लेंगे तो ग्राम में लिख दीजिएगा, ml में लिखना चाहें तो ml में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर विलायक का भार निकल गया, विलेय का भार निकल गया। अब यहाँ H2O का अणुभार निकालेंगे। H2O मतलब जल, जल का जो यहाँ पर अणुभार क्या होगा, लिखेंगे H2O का अणुभार निकालेंगे। अब अणुभार को जो है बड़ा M से यहाँ दिखाएंगे, M बराबर हो जाएगा, कैसे निकलेगा, H का 1 होता है तो 1 गुणे 2 प्लस O का 16 होता है, 16 हो जाएगा। जोड़ लेंगे इसको तो क्या बनेगा, 2 1 का नाम 2 प्लस 16, 16 2 मिलके क्या नाम बनेगा, 18। यहाँ पर जो निकला है अणुभार जो निकला है 18 निकल गया। अब यहाँ पर जो निकलेगा एथिल एल्कोहल है, और एथिल एल्कोहल का अगर अणुभार निकालेंगे तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर C2H5OH होता है का अणुभार यहाँ निकालेंगे। अब इसका अणुभार को ना छोटा जो है m से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका अणुभार m बराबर करेंगे, कैसे निकलेगा, C का क्या होता है 12, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 है, हाइड्रोजन का 1 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस O का 16 प्लस H का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 का नाम 5 हो गया, 16 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और इसको जो है छोटा m से दिखाएंगे, किससे, छोटा m से दिखाएंगे, और इसको बड़ा m से दिखाएंगे। तो विलेय विलायक यहाँ पे चल रहा है, तो विलायक के रूप में जल का प्रयोग हो रहा है और विलेय के रूप में एथिल एल्कोहल का प्रयोग हो रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है इसलिए इसको विलायक कहा जाएगा, इसकी मात्रा कम है इसलिए इसको विलेय कहा जाएगा। तो किसका किसका मान निकल गया, विलायक का भार निकला, विलायक का जो है अणुभार निकला, विलेय का भार निकला, विलेय का जो है यहाँ पर अणुभार निकला। अब मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या कैसे निकलता है, तो लिखेंगे यहाँ पर मोलों की संख्या, यहाँ लिखेंगे मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे N बराबर भार बटा अणुभार हो जाएगा।
भार बटा अणुभार। और यहाँ पर लिखेंगे भी विलय के मोलों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर यह विलायक के मोलों की संख्या रहेगा और ये क्या रहेगा, विलय के मोलों की संख्या रहेगा, विलय के मोलों की संख्या। और विलय के जो मोलों की संख्या होता है ना, उसको जो है छोटा से दिखाया जाएगा, छोटा एन से दिखाएंगे और इसको बड़ा एन से दिखाएंगे। तो विलय और विलायक के जो है मोलों की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर छोटा एन हो जाएगा, या छोटा एन, और भार बटा अणुभार हो जाएगा। यहाँ पर जितना भी रहेगा कैपिटल में रहेगा, और यहाँ पे जितना भी रहेगा ना वहाँ पर जो है बड़ा अक्षर में रहेगा। याद रखेंगे, विलायक बड़े अक्षर से, विलय छोटे अक्षर से जो है प्रदर्शित करते हैं। मान भरेंगे यहाँ पर, तो यम का मान, यहाँ डब्लू का मान क्या है, तो डब्लू का मान 54 है, 54 हो जाएगा। और अणुभार कितना है, तो 18 है। और 18 से जब भाग करेंगे तो 18 3 54, ये 3 बार में जो है कट गया। बड़े यन का मान कितना आ गया, तो बड़े यन का मान 3 आ गया। और इसमें छोटे यन का देखेंगे तो इसमें 46 है, और इसका अणुभार भी क्या है, 46 है। 46 से 46 कट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 46 से 46 भाग करेंगे तो यन बराबर 1 आ गया। तो यहाँ बड़े यन का मान निकला और यहाँ पर छोटे यन का मान निकला। अब यहाँ पर मोल प्रभाज निकालेंगे। अब मोल प्रभाज का सूत्र क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर मोल प्रभाज, विलय का अगर मोल प्रभाज निकालते हैं तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या बनेगा, तो लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर, तो मोल प्रभाज बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ बड़ा यन बटा छोटा यन प्लस यन, ये होता है यहाँ पर मोल प्रभाज का सूत्र। किसके लिए है, विलायक के लिए है। और यहाँ पर अगर मोल प्रभाज निकालेंगे विलय का, तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या रहेगा, मोल जो है प्रभाज का जो सूत्र क्या होगा, मोल जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रभाज, प्रभाज का जो सूत्र क्या बनेगा यहाँ पर, तो मोल प्रभाज का सूत्र यहाँ होगा छोटा यन बटा यन प्लस यन। सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ पर कैपिटल तो यहाँ पर स्मॉल, बस यही अंतर आपको रहेगा। अब यहाँ मान भरेंगे, यन का मान क्या है, तो कहेंगे 3 है, बटा बटा हो जाएगा। छोटा यन का मान कितना है, तो 1 है, प्लस यन का मान क्या है, 3 है, और ऊपर क्या बनेगा यहाँ पर 3 बटा, और 3 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 बटा 4 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 बटा 4। इसमें क्या होगा, छोटा यन का मान 1 है, यहाँ 1 प्लस जो है 3 हो जाएगा, तो 1 बटा जो है 3 1 मिलके कितना बनेगा, 4 हो जाएगा। तो या इसको भाग भी दे सकते हैं, अगर भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 0.25 जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों का जो है मोल प्रभाज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक तरफ विलायक, एक तरफ विलय। विलायक वाला जो रहेगा टोटल पूरा प्रतीक जो रहेगा बड़े कैपिटल से प्रयोग करेंगे, और जो विलय वाला जो रहेगा जितना भी प्रतीक लिखेंगे उसको स्मॉल से लिखा जाता है, स्मॉल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो यहाँ पर जो मोल प्रभाज की गणना किया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण को लिखना है, किसके साथ क्रिया कराना है, तनु HNO3 की फिनॉल से क्रिया। तनु जो है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जो है फिनॉल से कराई जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर जो है फिनॉल को लेंगे और नाइट्रिक अम्ल को लेकर के, और भी तनु जो है नाइट्रिक अम्ल को लेना है, तो फिनॉल का जो है क्या सूत्र बनेगा, तो बेंजीन रिंग में जो है क्या रहता है यहाँ पर OH जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल में किसके साथ क्रिया कराएंगे, तनु जो है H2 लिखेंगे यहाँ पर HNO3 जो है क्रिया करेगा, तो यहाँ पर एक अल्प मात्रा में, एक जो है पूर्ण मात्रा में, दो मात्रा यहाँ बनती है, तो एक अल्प मात्रा में प्राप्त होगा, एक पूर्ण मात्रा में प्राप्त होगा। तो क्या यहाँ प्राप्त होगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा नाइट्रो जो है फिनॉल होता है, इसको क्या कहते हैं नाइट्रो, या इसको आर्थो जो है नाइट्रोफिनॉल बोला जाता है, और ये आंशिक रूप से रहेगा। और यहाँ पर जो है बनेगा, यहाँ पर जो बना सकते हैं, मतलब दोनों में से कोई एक प्रतीक बनाना है, यहाँ पे कम मात्रा होता है, एक बार पूर्ण मात्रा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा NO2 हो जाएगा। इसको जो बोला जाता है आर्थो है, यहाँ मेटा इसको पैरा नाम होता है, यहाँ पे अगर रहता है तो पैरा बोला जाता है, यहाँ रहेगा तो आर्थो रहा जाता है, ठीक ना। और उसके साथ जो है क्या प्राप्त होगा, जल जो है बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O जो है इसके साथ बाहर निकल जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब तनु जो है नाइट्रिक अम्ल की क्रिया जो है किसके साथ कराई जाती है, फिनॉल से कराई जाती है, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल, या लिख सकते हैं या पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रतीक आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं। या अल्प मात्रा मिलता है या पूर्ण मात्रा में जो है प्राप्त होता है, और उसके साथ जो है जल जो है बाहर निकल जाता है।
तो यह अभिक्रिया जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला जो है अभिक्रिया क्या है। अब अगला अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। अब अगला जो अभिक्रिया दिया गया, फिनोल की जली जो है NaOH मतलब कास्टिक सोडा के साथ जो है उपस्थित में क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा फिनोल, और फिनोल का जो है सूत्र आप लोग जान गए होंगे कि बेंजीन रिंग में क्या जुड़ा रहता है, OH जुड़ा रहता है। अब इसका जो क्रिया जो है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म मतलब CHCl3, इसका नाम हो गया क्लोरोफार्म। और यहाँ पर जो है कास्टिक सोडा NaOH के साथ जब कराई जाती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, तो यहाँ पर जो बनेगा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। OH रहेगा, CHO हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, उसके साथ जो है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर जो है जल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 3 लगा लीजिएगा, और यहाँ संतुलित करने के लिए 3 लगा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बना है, जब फिनोल की जो क्रिया कराया गया है इसके साथ क्लोरोफार्म और सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है और उसके साथ सोडियम क्लोराइड बनता है, और यहाँ के साथ जो है जल भी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 2 अभिक्रिया जो है आपको बताया गया। पहला अभिक्रिया फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराई गया है, तो नाइट्रो जो है यहाँ फिनोल बना है, और यहाँ पर जो बना है यह फिनोल है और क्लोरोफार्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जब क्रिया किया गया है तो सैलिसिल्डिहाइड बना है और उसके साथ सोडियम क्लोराइड तथा जल बना है। तो यह 2 अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित यौगिक के IPSC नाम लिखिए। इसका IPSC नाम आपको बताना है और इसका भी जो है IPSC नाम बताना है। तो कैसे IPSC नाम लिखना है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर पहला जो दिया गया है, पहला यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में पहला अगर देखेंगे तो क्या दिया गया है यहाँ पर CH3, और यहाँ CO है तो यहाँ लिखेंगे CO हो जाएगा। CH2 4 गो है, ठीक ना, CH2 कितना है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे CH2 1, CH2 2, CH2 3, CH2 3 के बाद 4 हो जाएगा, और लास्ट में बचा है क्या, CH3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग प्रसार कर दिए, CH3 उतर गया, CO उतर गया, CH2 जो है 4 गो था तो 1 2 3 4 वाली दिए, CH3 तो CH3 हो गया। कार्बन की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है और बीच में ओन लगा है। किस नंबर पर, दूसरे नंबर पर ओन लगा है। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेपटेन, तो क्या हो जाएगा आपका हेपटेन। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका आंसर क्या बनेगा, हेपटेन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेपटेन हो जाएगा, हेपटेन बना। और ये किस नंबर पे लगा है, तो हेप्टेन के बाद से जो है क्रियात्मक समूह जो जुड़ा हुआ है ये दूसरे नंबर पे लगा है तो 2 हो जाएगा। और क्या लगा है, तो कहेंगे ओन लगा है, कीटोन है तो इसलिए ओन बोलेंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, हेप्टेन 2 ओन होगा। क्या बनेगा, हेप्टेन 2। हेप्टेन मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर ओन लगा है मतलब कीटोन समूह लगा है। तो पहला जो है आप लोग सीख गए होंगे, पहला बहुत आसान था। अब दूसरा भी आसान दिया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, दूसरा भी समझ लेंगे आप। अब दूसरा क्या है, CH3 है, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH हो गया, CH के साथ कर Br लगा दीजिए, ऊपर या नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो Br यहाँ लगा देंगे। तो अगला बनेगा CH2, फिर लिखेंगे CH2 हो गया, CH लिखेंगे तो CH हो जाएगा। और CH के साथ जो है किसको लगाना है, CH3 लगा देंगे, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे लास्ट में क्या, CHO है तो लास्ट में CHO लगा देंगे। बस यहाँ पर CH के साथ Br और CH के साथ जो है CH3 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ना कार्बन की संख्या इधर से गिनेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर यह 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पर ब्रोमो है, दूसरे नंबर पे जो है मेथिल है, और 6 कार्बन है, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेनल हो जाएगा। हेक्सेन क्योंकि इसमें CHO एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 4 पर लिखेंगे 4
ब्रोमो। क्या लिखेंगे पहले? 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो मतलब चौथे नंबर पर ब्रोमो लगा है, दूसरे नंबर पर जो है मेथिल लगा है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो गया। और हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो यहाँ बनेगा हेक्सेनल या हेक्सेनल लिख सकते हैं, या हेक्से वन अल लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हेक्सेनल हो जाएगा। क्या होगा? 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेनल हो जाएगा। तो यह जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखा गया है। यह चौथे नंबर पर ब्रोमो है और दूसरे नंबर पर मेथिल है, तो 4 ब्रोमो 2 मेथिल और हेक्सेनल, क्योंकि इसमें CHO लगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में अल शब्द जोड़ा जाता है। तो अब सीखेंगे जो है अगला प्रश्न। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम लिखिए। तो विटामिन का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि विलेयता के आधार पर, किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर विटामिन जो होते हैं, विलेयता के आधार पर जो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो कहेंगे विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम क्या है और दूसरे का क्या नाम है? तो पहले विटामिन का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे पहले विटामिन का नाम हो गया जल में घुलनशील विटामिन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जल में घुलनशील विटामिन। जल में क्या हो जाएगा यहाँ पर? घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जो है विटामिन है। और दूसरा जो विटामिन होता है यह होता है वसा में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वसा में घुलनशील विटामिन। 2 विटामिन है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो होता है वसा में। क्या लिखेंगे यहाँ पर? वसा में जो होता है घुलनशील विटामिन होता है। घुलनशील जो है विटामिन होता है, घुलनशील विटामिन। अगर वसा में देखा जाए घुलनशील विटामिन कौन होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर पहला जो लिखेंगे जल में जो है घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर लिखेंगे जल में जो घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह सिर्फ 2 होते हैं। याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो कहेंगे जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह जो है याद रखेंगे B और C होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं, घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं अब उनका नाम क्या है? तो कहेंगे जल में जो घुलनशील विटामिन है उनका नाम क्या है? B तथा C है। B तथा क्या है? C है। कितना आसान है। जल में घुलनशील विटामिन याद रखेंगे B तथा क्या है? C है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? यहाँ पे लिख लेंगे अब वसा में घुलनशील विटामिन। लिखेंगे यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में जो है घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होंगे? तो अब B और C को छोड़ दीजिए, अब शेष जो विटामिन होते हैं ना यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन जो होते हैं अब B को और C को छोड़ देंगे। विटामिन कौन हो जाएंगे? A हो जाएंगे, B नहीं होगा, C हो जाएगा, B नहीं होगा, C भी नहीं होगा, D हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? A D, और A D के बाद क्या बनेगा? E बन जाएगा, E, और अगला क्या बनेगा? K जो है वसा में जो है घुलनशील विटामिन है। कौन कौन होगा? A, देखिए B और C को छोड़ देंगे तो A D है, और E K जो है यह वसा में जो है घुलनशील विटामिन होता है। अब इसमें एक और प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न क्या है? रक्त के थक्के जमने के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन है? तो यहाँ पे लिख लेंगे, अगले लाइन पे लिख लेंगे यहाँ पर रक्त के जो थक्के जमने के लिए यहाँ पे बनेगा कि यहाँ रक्त में थक्के
जमने, रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन जो होता है ना, रक्त के थक्के जमने के लिए जो विटामिन होता है, उस विटामिन का नाम याद रखेंगे। विटामिन जो होता है वो के होता है। क्या लिखेंगे? विटामिन, यहाँ पे लिखेंगे के जो है उत्तरदायी होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? विटामिन के जो है उत्तरदायी है, उत्तरदायी है। रक्त के थक्के जमने में विटामिन कौन माना जाता है? तो जो होता है वो विटामिन जो होता है के होता है। क्या होता है? के होता है। तो यहाँ पर जो है बना है प्रश्न क्या है? रक्त में थक्के जमने के लिए कौन से विटामिन का प्रयोग करेंगे तो उत्तरदायी माना जाता है? तो विटामिन के जो है इनका उत्तरदायी माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है 3 के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया गया है। तो अब अगला जो भाग का जो वीडियो बनेगा उसमें प्रश्न नंबर 4 का से आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो यदि आप संपूर्ण पेपर का हल का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का जो है लिंक है, वहां से जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।